नमस्कार, मैं मनीष चौधरी महिंद्रा ट्रैक्टर्स की पहल सो द फ्यूचर के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। सो द फ्यूचर के माध्यम से महिंद्रा ट्रैक्टर्स देश भर से कृषि क्षेत्र की प्रेरणात्मक कहानियां आपके सामने लाते हैं। पिछले भाग में हमने जैविक खेती के बारे में जाना और वहां से हमें पता चला वाटरशेड मैनेजमेंट का महत्व। पिछले कुछ सालों में बरसात की बिगड़ती स्थिति हम सबके सामने है। इसीलिए इस भाग में हमने सोचा कि हम आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति विशेष से करवाएं जिसने पानी की समस्या के विषय में महत्वपूर्ण काम किया है। आज हम यहाँ बदलापुर में श्री राजेंद्र भट्ट के खेत पर आपकी मुलाकात डॉक्टर अजीत गोखले से करवाएंगे। डॉक्टर अजीत गोखले ने वाटरशेड मैनेजमेंट के क्षेत्र में श्री राजेंद्र भट्ट और उनके कई साथियों के साथ मिलकर जल संधारण का काम किया है। धन्यवाद। कितना खूबसूरत फार्म है, नहीं? हाँ, बिल्कुल बंजर था। 24 सालों में ये एक जंगल जैसा हो गया है। क्या बात। डॉक्टर गोखले, आप पिछले 30 वर्षों से वाटरशेड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी शुरू हुई जब मुझे वाटरशेड मैनेजमेंट ये शब्द भी मालूम नहीं था। 1978 में अलीबाग के पास कोलाबा नाम का एक समुद्री किला है जिस पर मैं गया था 10 साल की उम्र में, और वहाँ पर मैंने पाया कि चारों तरफ खारा पानी होते हुए भी एक कुएं में बहुत मीठा ठंडा पानी मुझे पीने को मिला। 1996 में हम एक पहाड़ पे गए थे, वो भी अलीबाग के पास था, जहाँ पर कभी भी अकाल नहीं होता था। पहाड़ के ऊपर भी पानी रहता था। 3 कुएं थे और लोग वहाँ से आराम से मज़े से रहते थे। 1996 में वहाँ पर तीनों कुएं सूखे थे। जब इसकी वजह खोजने की कोशिश की तो पता चला कि मंदिर के पीछे एक जो बहुत बड़ा तालाब था, वो तालाब 95 दिसंबर में लोगों ने 4 डीजल पंप लगाकर खाली कर दिया था। वहाँ पर मुझे कनेक्शन पता चला, तालाब में रखा हुआ पानी ज़मीन के झरनों से कुओं में आ रहा था। और तब मेरा पहला सवाल कि ये कुएं में चारों तरफ खारा पानी होते हुए भी मीठा पानी कैसे है, इसका जवाब मुझे मिल गया। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में वहाँ से समझना सीखना शुरू कर दिया और फिर आगे चलकर मैं आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी में काम कर रहा था। R&D में काम किया, टेक्निकल मार्केटिंग में काम किया, मार्केटिंग में काम किया। 2003 में नेचुरल सोल्यूशन शुरू कर दिया। जो आपकी कंपनी? जी। तो डॉक्टर साहब, पानी बचाने का महत्व हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बरसात के मौसम पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहते हैं। बरसात के मौसम पर निर्भर रहना गलत नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट भी जो है वो बरसात के पानी को संजोने का, रोकने का ही एक तरीका है। पूरी ज़िंदगी और पूरा लाइफ जो है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर निर्भर है: बरसात, सूरज की रोशनी और टॉप सॉइल। हमें करना ये चाहिए कि वो बरसाती पानी जो आकाश से गिरता है वो जल्दी बहकर नदियों में और नदियों से समुद्र में चला जाता है, उसे रोकना है। तालाब बनाने हैं, बांध बनाने हैं, खेतों में खेत ऐसे बनाने हैं कि जो पानी पीने लायक बने। हमें बरसात के ऊपर निर्भर रहना है और उसे पूरी तरह से अपने में सोख लेना है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि समस्या सिर्फ बरसात की कमी नहीं है, समस्या है पानी का संरक्षण और उसका सही उपयोग। सही कहा आपने। बरसात कम नहीं हुई है। औसत बरसात जितनी होती है उतनी ही हो रही है, लेकिन उसके दिन कम हो गए। पहले बरसात कंटिन्यूस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती रहती थी। आजकल होती है 4 दिन में बहुत सारी और 10 दिन बिल्कुल नहीं। जो ज़्यादा बरसा पानी वो ज़मीन पी नहीं पाती है। यही वजह है कि आपको कुछ जगहों पर बारिश में बाढ़ दिखाई देती है और बारिश के बाद 2-3 महीने में सूखा नज़र आता है। तो पानी के संरक्षण की जो ये समस्या है उसका समाधान है वाटरशेड मैनेजमेंट। खेत में हम माटी को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि माटी पानी पीने लगे। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, जरूर। ये लीजिए प्रमाण। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा श्री राजेंद्र भट्ट,
जो कि कृषि भूषण सेंद्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। देखिए, जब ज़मीन के अंदर काफ़ी कुछ जीव जंतु होते हैं, जैसे चींटी है, केचुए है, ये सब जितने हम जुताई करेंगे वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी का कण जब भी जुताई करोगे अलग अलग हो जाता है। और जहाँ नॉर्मल खेती है, पारंपरिक खेती है, जहाँ अलग अलग ज्वार है, बाजरा है, वहाँ पे अगर 1000 मिलीमीटर रेनफॉल होगा तो 1 हेक्टेयर से 16 टन मिट्टी बह जाती है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि अभी हमने मिट्टी देखी है खुद पानी में डाल के। जब भी बारिश का पानी होता है तो बारिश के पानी यहाँ पे मिट्टी जो हल चलने वाली मिट्टी है, और यहाँ की मिट्टी जो है वहाँ हमने कुछ हल नहीं चलाया जी। पानी ऊपर से बहना आगे चालू हो गया, यहाँ पे पानी नहीं बह रहा है। यही कारण है कि हमें ज़्यादातर बाढ़ नज़र आती है। बारिश में पानी आगे चलकर निकल जाता है, ये बाढ़ तैयार करता है जी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, बारिश हो रही है पानी लेकिन सूख रही है, मिट्टी कहीं बाढ़ नहीं आ रही है, पानी आगे चल नहीं रहा है, पानी जमीन के अंदर जा रहा है। अब आना शुरू हुआ। हाँ, तो अभी वो जमीन के अब अंदर से आना शुरू हुआ और आप देख सकते हो ये पानी साफ है जी जी। यहाँ से चला तो है ही नहीं और नीचे गया तो साफ गया है। ये तीसरी बारिश सोख रहा है और ये बाढ़ तैयार कर रहा है जी। ये बाढ़ भी है और अकाल भी है। यहाँ बाढ़ नहीं है और यहाँ अकाल भी नहीं होगा। चलिए अब आगे का खेत देखते हैं, आइए। ये जो आपको चीज़ दिख रही है जी, ये सिर्फ घास रखा हुआ नहीं है, इसमें एक स्ट्रक्चर है। नीचे लकड़ियाँ हैं, उसके ऊपर घास है, उसके ऊपर नई घास है। ये सारी घास ज़मीन के अंदर जा रही है, दीमक उसको ज़मीन के अंदर ले जा रही है। ये इसी के लिए किया हुआ है कि आगे चलकर यहाँ पर एक पर्माकल्चर का प्लॉट बनेगा। किसान इसमें एक ही बार बीज बोएगा, उसके बाद उसे बीज बोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ जंगल में होती है वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों के पास छोटी ज़मीनें होती हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि एक छोटे स्तर पर हमारे किसान भाई इस उपाय को कैसे लागू कर सकते हैं? बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर भी ये उपाय इस्तेमाल हो सकता है। ज़मीन जो है उसे हमें सच्छिद्र बनाना है, पोरस बनाना है, और ज़मीन पर गिरा हुआ बारिश का पानी ज़मीन से बाहर न चला जाए, इसका उपाय करना है। छोटे से छोटे खेत में भी बांध बनाए जा सकते हैं। छोटे से बांध, बरसता हुआ पानी ज़मीन से बहकर चला न जाए, इसके लिए बांध है। और वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए, इसके लिए किसान को कुछ चीज़ें करनी होगी, जो कि जीव जंतु जो खेती में हैं उनको संभाल कर रखना होगा। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये देखिए, ये ज़मीन दीमक ने और केचुओं ने इतनी ज़्यादा पोरस बना दी है, आप आसानी से देख सकते हो जी। दूसरी तरफ आकाश नज़र आ रहा है, आकाश नज़र आ रहा है। तो ये सच्छिद्रता जो है ये ज़मीन को एक चलनी के जैसे बना देती है, और वो चलनी में से पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। संस्कृत में कहते हैं जंतु नाम जीवनम कृषि। अगर उन्हें हम मारते नहीं हैं तो वो हमारे लिए मुफ्त में काम करते हैं जी। ज़मीन में छेद बनाते हैं, अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होती है, जो उपज बढ़ाने वाली चीज़ें होती है, वो ज़मीन से नीचे से ऊपर लाते हैं, पानी को ऊपर से नीचे ले जाते हैं। तो ये सारा मुफ्त में होता है। हर छोटा किसान ये काम कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, खासकर अब जब बरसात का मौसम आने वाला है, कोई ऐसा उपाय है जो हमारे किसान भाई जल्द से जल्द उपयोग में ला सकते हैं? जरूर, बहुत सारे उपाय हैं। आइए बैठिए यहाँ पर, मैं बताता हूँ। बरसात जब शुरू होती है उसके पहले किसान बीजों के ऊपर प्रक्रिया करते हैं। बीजामृत नाम की एक चीज़ है, श्री सुभाष पालेकर जी ने ईजाद की हुई, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं ताकि बीजों को अच्छी तरीके से सूक्ष्म जीवों का संरक्षण मिल सके। दूसरी चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है जीवामृत। गाय का गोबर, गुड़, बेसन, गोमूत्र, ये भी आसान से मिलने वाली जो चीज़ है, इससे ये जीवामृत बन जाता है, जिसका वो इस्तेमाल करें। ज़मीन के ऊपर पत्ते, काष्ठ आदि चीज़ों का आच्छादन करें और ज़मीन की नमी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बरकरार रखें। इस विषय में अगर हमारे किसान भाइयों को और जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो कहाँ से मिल सकती है? काफ़ी आसान से तरीके हैं। एक तो ये फार्म है
जी राजेंद्र भट्ट जी का। यहाँ पे आप आ सकते हो या किसान भाई आ सकते हैं और काफ़ी आसानी से जानकारी ले जा सकते हैं। जी जो किसान भाई इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं वो श्री सुभाष पालेकर जी की ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF इसके बारे में अगर सर्च करते हैं तो वहाँ भी उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आगे चलकर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स, NGOs और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की चाह रखेंगे। जी यहाँ पर जाकर उन्हें जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर। किसान को याद करना है कि ज़मीन अपनी माता है। माता की सेहत का ख्याल रखना अपना कर्तव्य है और माटी माता का ख्याल जो है वो रखा जाता है उसके अंदर के जीवों का रक्षण करके। दीमक हो, केचुए हो, बाकी छोटे छोटे जीव हो, फफूंद हो ज़मीन में अच्छी किस्म वाली, इनका ख्याल रखेंगे किसान तो माटी माता जो है उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आइए।